हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 7 जुलाई को सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इससे पहले वाला पेपर देखें, प्रीवियस ईयर लगाएं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो इससे पहले जो 21 जनवरी को पेपर हुआ है वो तो हमें देखना ही देखना है। तो इसलिए मैं सीडीपी के अभी 30 क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे इसके सारे पोर्शंस करवा दूँगी। तो पहला जो उसमें क्वेश्चन 21 जनवरी के पेपर में पूछा था वो था कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। एक शिक्षक क्या कर सकता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने में, बनाने में। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, कैसे वो एक दूसरे से जितना अधिक इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, उतना वह अधिक जानकारी हासिल कर पाएगा, वो इतना संज्ञानात्मक विकास उसका अधिक होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से हमें जानकारी उसको नहीं देनी है, हमें उसको आलम्बन के माध्यम से, जो सेकंड में दिया गया है कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है। देखिए, आलम्बन बहुत से लोग नहीं जान पाएंगे कि आलम्बन होता क्या है, तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत से नाम हैं, आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमको स्कैफोल्डिंग याद रखना है। आलम्बन पाठ ढांचा कुछ भी हिंदी में आ सकता है, इसलिए आप स्कैफोल्डिंग याद रखिए। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो स्कैफोल्डिंग वो होता है कि बच्चे को किसी इशारे, किसी उदाहरण के माध्यम से टीचर धीरे धीरे उसको, उसकी पहुंच को आगे बढ़ाना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और धीरे धीरे जब बच्चा अपनी समझ को बढ़ा ले तो उसका शिक्षक को स्कैफोल्डिंग देना कम कर देना चाहिए। तो ये एक गुड मेथड है टीचिंग का। फिर नेक्स्ट जो पूछा गया था वो है सेकंड की किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें नहीं, नेगेटिव आया है तो क्वेश्चन नेगेटिव ढूंढना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो फर्स्ट दिया किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, पहला ही देखिए सही नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था एक सामाजिक नहीं बल्कि जैविक रचना है। ये कोई समाज द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये एक प्राकृतिक है, कोई भी समाज द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर थर्ड है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है, या महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा वह होता है जो अपनी खुशी के लिए, अंदर से अपनी खुशी के लिए, अपने कार्य को करने के लिए खुश होता है, जो काम करके उसको संतुष्टि मिलती है, तो वो होता है आंतरिक रूप से प्रेरित। लेकिन उसको बाह्य रूप से प्रेरित है क्योंकि वह प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए सिर्फ वो नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है, सिर्फ उसको प्रथम पुरस्कार से मतलब, इसलिए वो बाह्य रूप से प्रेरित है, कोई आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक कमी के रूप में नहीं, बल्कि हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी बच्चे में होती है, कोई भी बच्चा एक सा नहीं होता है। और फिर जब एक क्लासरूम में हम एक शिक्षक पढ़ाने जाता है तो उसको व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और इसको हमें कमी के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। हमें एक दूसरे की संस्कृति, समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में सीखने को मिलता है, इसलिए ये एक संसाधन होना चाहिए, ना कि कोई कमी होनी चाहिए। बल्कि सेकंड जो विकल्प दिया है कि व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज करना है, नहीं, हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना है। और थर्ड जो ऑप्शन दिया है कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में लागू मानना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा तीसरा, कि हमें उनकी विशेषता माननी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, कमी नहीं। नंबर 5 है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। देखिए, जन्मजात तो दिया हुआ नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक जानकार और अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। जो वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों इस बात के लिए कहते हैं कि बच्चा तब ज़्यादा अधिक अच्छे से सीखता है जब वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस तरीके का होना चाहिए। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज गतिशील, डायनेमिक होना चाहिए। हमेशा हर सेशन के बाद, हर पढ़ाने के बाद, हर चैप्टर के बाद हमें उसका असेसमेंट कर लेना चाहिए कि आकलन ज़रूर करना चाहिए, बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें आकलन गतिशील होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ना कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना योगात्मक, ना मानक संवर्धित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है।
तो अगर हमें अर्थ निर्माण करना है तो हमें क्षय होना, नष्ट नहीं करना, भूलना नहीं है, पुनर्प्राप्ति भी नहीं है, लेकिन ध्यान देना अर्थ निर्माण के लिए आवश्यक होता है। फिर जो क्वेश्चंस है पूछा हुआ वो है, निम्नलिखित में से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होगा। क्या होगा? तो विश्लेषण करने के लिए मतलब कि जो छात्र अपने शब्दों में उपयोग कर पाए, तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए तीसरा आंसर सही होगा कि टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। इसमें छात्र अपने शब्दों में इसका उपयोग कर पाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि उपन्यास का कथानक क्या है, तो भी उसके लिए एक रटा रटाया क्वेश्चन का आंसर होता। उपन्यास का विषय क्या है, तो ये भी एक कोई इसमें रचनात्मकता बच्चा अपना नहीं दिखा पाता, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता। और अगर पूछा जाता कि नायक कौन है, तो इसमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, तो इसमें बच्चा अपने शब्दों को यूज़ कर पाएगा। तो ये एक विश्लेषण की दृष्टि से सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ये सही होगा कि गलत? तो शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपनी चिंतन पर चिंतन नहीं करेगा तो वह शिक्षक अच्छा छात्र शिक्षक नहीं बन पाएगा। उसे हमेशा अपने टीचिंग में चिंतन करना ही चाहिए। और जो इसमें कारण दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, बिल्कुल। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। शिक्षक को हमेशा अपनी प्रक्रियाओं पर चिंतन करना चाहिए कि वो क्या सही पढ़ा भी रहा है या नहीं, तो सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। देखिए, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे जिसकी आलोचना की थी कैरोल गिलगन ने। ये भी याद रखना कि किसने आलोचना की थी, तो वो कैरोल गिलगन थे, और इन्होंने नारीवाद के लिए कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो इसमें पूछा कि क्या आलोचना का केंद्र तर्क था, तो इसमें फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 11 नंबर, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल, जब बच्चा अपने प्रत्यक्ष रूप से सामने देखता है होते हुए किसी घटना को, तो वो हमेशा जीवन भर याद रखता है। इसलिए वास्तविक हमें जितना हो सके बच्चे को वास्तविक जीवन से रिलेट करके ही पढ़ाना चाहिए बच्चे को, ताकि वह हमेशा याद कर सके। कोई रटा रटाया ज्ञान हमें बच्चे को नहीं देना है। और कारण दिए, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो विकास कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि अनुक्रमिक है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास अनुक्रमिक और व्यवस्थित नहीं है। तो इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। फिर दिया है कि अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? जो पठन वैफल्य होता है, वैकल्य होता है, जिसमें बच्चा पढ़ने में समस्याएं, पठन संबंधी उसको समस्याएं आती है। तो ये एक तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जिसमें ध्वनियों और प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया करती है, लेखन संबंधी विकार होता है। डिसकैलकुलिया होता है, गणितीय संबंधी विकार। तो ये सब याद रखिएगा। डिस्मॉर्फिया, बहुत सारे विकार हैं, ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दे। याद करने से कोई भी गतिविधि बेस्ट हो ही नहीं सकती है, तो याद करना तो हमें देखते ही काट देना है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली एक कार्यपत्रिका पूरी करने को कहें। इससे छात्र अपना वास्तविक जीवन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड है कि विद्यार्थी को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। ये बिल्कुल सही है। जितना बच्चा उद्दीपन प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखेगा तो वो उतना अधिक वास्तविक रूप से सीख पाएगा। तो ये सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है 14 नंबर कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। कि बच्चा मानता है कि कानून व्यवस्था ही सब कुछ है, हमें कानून के नियम नहीं तोड़ने हैं। 21 उम्र में समझता है, तो ये है कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक नैतिकता। इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा जाए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है।
तो विविध दृष्टिकोणों का समावेश ये भी है कि सभी के बच्चों का दृष्टिकोण, सभी क्या सोचते हैं बच्चे, इन सबका हमें समावेश अपनी क्लास में करना है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उचित समावेशन का पालन, बिल्कुल हमें समावेशन का पालन भी करना है, उचित जितना उचित हो सके। नेक्स्ट है कि विभेदित निर्देश देना, अलग हर बच्चा एक सा नहीं होता, इसलिए हमें विभेदित निर्देश भी देने होंगे। लेकिन 4th नंबर दिया प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें कक्षा में प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करना है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। कोई बच्चा ठीक से नहीं सीख पा रहा है तो उसको भी साथ लेके चलना है, इसलिए हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा क्लास में कभी भी नहीं देना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। इसमें पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे के पूरे साल का एक फ़ाइल बना के रखा जाता है कि उन्होंने कहाँ पे किस चीज़ में उनकी कमज़ोरी, किस चीज़ में वो प्रगति कर रहे हैं, कि क्या पोर्शन उनका अच्छा है क्या नहीं है। तो ये सारा उनका रखना पोर्टफोलियो में रखते हैं टीचर, जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है जिसके द्वारा। तो वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये सही नहीं है। हमें अंतिम उत्पाद पे नहीं बल्कि हमें रेगुलर गतिविधि में उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसकी असेसमेंट करते रहना चाहिए, तो वे इसी राइट नहीं हो जाएगा। फिर डी दिया वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, हाँ कुछ हद तक ठोस सबूत पेश करते हैं, तो ए बी एंड डी राइट हो जाएगा। फिर दिया है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, कि कोई बच्चा है डे बाय डे अपना समझ को और बढ़ाते जाना, ही महारत उन्मुखी बच्चे की पहचान होती है, कि वह हमेशा किसी कार्य को और अच्छे से कल से बेटर आज करने की कोशिश करने को ही महारत उन्मुख विद्यार्थी कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकरण का प्राथमिक स्रोत है। नहीं, शिक्षा की प्राथमिक स्रोत नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी सभी सामग्री होते हैं, सभी लोग मिले हुए होते हैं, तब कोई सिर्फ शिक्षक प्राथमिक स्रोत नहीं है। फिर सेकंड दिया है ऑप्शन कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पड़ने पर आलम्बन या स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। बिल्कुल, छात्र बहुत सारी सामग्री प्रदान करे और आवश्यक पड़ने पर उसको स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे इशारों से कुछ उदाहरण के माध्यम से उसको वहाँ तक उसकी पहुँच, उसकी समझ को बढ़ाना ही एक प्रगतिशील, एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। नेक्स्ट दिया है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितनों और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर पहचान को मजबूत करेगा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करेगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाएगा, या जेंडर भूमिकाओं की नियमितता को हतोत्साहित करेगा। हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, जेंडर स्थिरता को भी मजबूत नहीं बनाएगा, जेंडर पहचान को भी मजबूत करना नहीं बनाएगा, लेकिन जेंडर रूढ़ियों पर सवाल जरूर उठाएगा, इस टाइप के प्रश्न। तो ये राइट हो जाएगा। फिर दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये कौन सी है कि जब मैथ्स में जैसे कि मान लिया जाता है किसी की माना x है, माना ये संख्या x है, माना ये संख्या y है, तो ये एक अमूर्त चिंतन है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। उसमें सी बी लगा है वो आप मत देखिए, डी देखिए कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अथवा संरक्षण और क्रमबद्धता। जब बच्चा कोई अमूर्त चिंतन करता है तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 21 क्वेश्चन नंबर कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता और रगड़ता है, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किससे संबंधित लक्षण हो सकते हैं? क्या डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैल्कुलिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, क्या हो सकता है? तो दृष्टि संबंधी समस्याएं, जब अगर बच्चा कोई अपना सिर पकड़ के बैठा है, बार बार आँखों को पकड़ रहा है, बार बार उसके सर में दर्द हो रहा है, आँखों में सूजन है, लाल है आँख, तो वो दृष्टि संबंधी समस्याएँ उसको हैं और उसके लिए टीचर का कर्तव्य है कि उसको पहले उसको देखे, उसको समझ पाए और फिर उसको उचित उपचार के लिए ले जाया जा सके। तो ये टीचर का काम होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिए हैं। पहला दिया कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में हमेशा शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। हमें साथ साथ इन दोनों को रखना है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। क्या पूछा है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। मूल्यांकन, तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट दिया है 23 क्वेश्चन नंबर की लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। जैसा कि हमने बताया था लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो इसमें हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार, मतलब दूसरे कोई जानकार व्यक्ति के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा तो वो अधिक लाभान्वित होगा और अधिक अच्छे से जल्दी सीख पाएगा और उनके कार्यों को कर पाते हैं वो हैं जो उनके समापी दूराभिमुख विकास क्षेत्र के अंदर हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए ए राइट हो जाएगा। इसके बाद जो दिया हुआ है वह है 24 क्वेश्चन नंबर था कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? क्या वह छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना ये सही कार्य नहीं है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो विचलित हो रहा है तो उसको बार बार कार्य करने के लिए दे दिया जाए। ये बिल्कुल भी सही टीचर का मेथड नहीं है टीचिंग का। नेक्स्ट दिया है कि बी ऑप्शन की छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। सख्ती से हमें पेश नहीं आना है ऐसे बच्चों के साथ। थर्ड है कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। अगर हम बच्चे को उसको कुछ एक टास्क की तरीके किसी कार्य को दे देते हैं, उसको टाइमर दे देते हैं, तो वो उस कार्य को अधिक अच्छे मन से करेगा, वो कार्य में बोरियत महसूस नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभिकथन ए दिया गया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल, अगर बच्चे को उसकी क्लास में प्राथमिकता दी जाएगी, उसके विचारों को सुना जाएगा, टीचर उसको भी प्राथमिकता देगा और बच्चों के तरीके किसी के साथ भी कोई मतभेद नहीं करेगा, कोई सभी को समावेशी कक्षा के रूप में ही देखेगा, तो बच्चा भावात्मक रूप से लाभान्वित होगा, भावात्मक रूप से लगाव रखेगा। और कारण दिया कि भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल भूमिका निभाती है। अगर बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी तो बच्चा अधिक अच्छे से, उसकी संभावना है कि वो पढ़ने में अधिक ध्यान देगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 26 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? संरचनावादी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग? तो इसमें है कि शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। स्पष्ट निर्देश नहीं हमें बताना चाहिए, हमें उनको स्कैफोल्डिंग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो ये राइट नहीं होगा। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। शिक्षकों से सही उत्तर की हमें अपेक्षा नहीं, बल्कि उनको प्रतिपुष्टि स्कैफोल्डिंग के माध्यम से देनी चाहिए। थर्ड दिया है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र तब अधिक अच्छे से सीखेंगे जब उनको वास्तविक जीवन से उनके पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से सिखाया जाएगा, उन्हें वास्तविक चीज़ें दिखाई जाएंगी, उनको कुछ सहायक सामग्रियाँ प्रदान की जाएंगी, तो छात्र अधिक अच्छे से संरचनावादी तरीके से सीख पाएंगे। तो सी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट दिया गया है असर्शन कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत या इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये क्या होगा? कारण क्या है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो एक देखो, पहला अभिकथन दिया है कि जितना हमें स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो हम धीरे धीरे उसको स्कैफोल्डिंग ज़्यादा देंगे, लेकिन जब तो वो अपनी पहुंच वहाँ तक बना लेगा तो हमें उसको स्कैफोल्डिंग को कम करते जाना है। तो ये बिल्कुल राइट है अभिकथन, और कारण भी राइट है, क्योंकि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से कुछ हद तक तो मापा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिकथन और कारण में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं? ये एक रैखिक प्रक्रिया है? नहीं, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है।
फिर दिया है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल। समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये भी राइट है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया, ये बहुत आयामों में होती है, ये भी राइट है। और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, सभी संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से विशिष्ट रूप से होती है, तो ये भी सही है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। 29 नंबर है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल, कोई एक रात में बच्चा किशोरावस्था या मध्य बाल्यावस्था में प्रवेश नहीं करता है, तो ये बिल्कुल राइट है। और विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी सही है। विकास हर रोज़ थोड़ा थोड़ा होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, और बच्चा कब शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आएगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कोई ये एक क्षण में नहीं हो जाता है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट बचा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो कैसे प्रभावित कर सकता है? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना, नए विद्यार्थियों से हमें अपेक्षा रखनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। बी दिया है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना चाहिए। हमें छात्रों को दंडित नहीं करना है, हमें उनको बार बार बताना है। जब वो गलती करेंगे तो हमें उसको भी समझना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से, उनका क्या दृष्टिकोण है देखने का, तो हमें उसको चीज़ को भी समझना है। फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा कोई आगे कदम बढ़ा रहा है किसी कार्य में, तो उसको हमें पुरस्कृत करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और डी दिया विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, बिल्कुल नहीं, हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। तो सी आंसर राइट हो जाएगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपके 21 जनवरी के पेपर में आए हुए सारे करा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।